Excellence Online. Subscribe to our channel now for more educational videos and press the bell icon for more updates. सलाम, दिस इज़ डॉक्टर रिजवान। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे उन रीजंस के बारे में जो 2019 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला रीज़न, ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, तो फिर इसके अगेंस्ट में दूसरा रीज़न ये भी तो बन सकता है ना कि डायमंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। तो दोनों का रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। ग्रेफाइट क्यों कंडक्ट करता है? क्योंकि ग्रेफाइट के अंदर हर कार्बन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। जबकि डायमंड जो है ना, डायमंड में हर कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट होते हैं। किसी भी कार्बन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। जो फ्री इलेक्ट्रॉन जब नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे होगी? इसीलिए डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट रीजन जो आपसे मैं डिस्कस करूंगा वो ये है, नेसेंट हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन आपको पता होगा, हम ऐसे लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर H। जो नेसेंट हाइड्रोजन होता है उसमें हाइड्रोजन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। जबकि जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है यानी H2, इसमें दोनों हाइड्रोजन ने आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की हुई है। दोनों हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है, यहाँ कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसीलिए जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है वो लेस रिएक्टिव होता है और जो नेसेंट हाइड्रोजन है वो बहुत ज़्यादा यानी मोर रिएक्टिव होता है। एक ये रीज़न भी हो गया। थर्ड पे आता हूं मैं, द बॉइलिंग पॉइंट एंड विस्कोसिटी ऑफ H2SO4 आर वेरी हाई। H2SO4 पता ही है आप सबको, सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है, विस्कोसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये दोनों ज़्यादा होने की जो वजह है, जो उसके पीछे रीज़न है, वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। H2SO4 के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से एक्स्ट्रा अट्रैक्टिव फोर्स मिलती है, जिसकी वजह से विस्कोसिटी भी ज़्यादा होती है और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पे आता हूँ मैं, लिगेंड्स। लिगेंड्स हम किसे कहते हैं? लिगेंड्स हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को। लिखा हुआ है लिगेंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड लुईस बेसिस। तो लिगेंड्स को हम लुईस बेसिस इसलिए कह सकते हैं क्योंकि लुईस बेसिस भी हम किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को। और लिगेंड्स भी क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो लिगेंड्स को हम लुईस बेसिस भी कह सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पे आता हूं मैं, अल्कली मेटल्स आर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। अब जो अल्कली मेटल्स हैं कौन से होते हैं? अल्कली मेटल्स होते हैं 1A के। 1A में कौन कौन से आते हैं? लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, फ्रेंशियम हो गया। ये सारे 1A के मेटल्स हैं। ये कह रहा है 1A के जो मेटल्स हैं यानी जो अल्कली मेटल्स हैं वो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है इनका लार्ज एटॉमिक साइज एंड लो IP वैल्यू। IP का मतलब है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। असल में इनका जो एटॉमिक साइज होता है वो बहुत ही लार्ज होता है। मतलब जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस से काफ़ी दूर होता है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही आसान होता है। इलेक्ट्रॉन का निकलना बहुत आसान होता है, तो ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, इसीलिए पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। सिंपल सा रीज़न। अच्छा, बोरिक एसिड इज नेक्स्ट, ये रीज़न है आपसे डिस्कस कर रहा हूँ मैं। बोरिक एसिड इज सॉफ्ट एंड सिल्की। बोरिक एसिड जो होता है वो सॉफ्ट और सिल्की क्यों होता है? क्योंकि लेयर्स की फॉर्म में होता है और लेयर्स के दरमियान वीक वेंडर वाल फोर्स होती है, जिसकी वजह से ये सॉफ्ट होता है और सिल्की होता है। और एक और बात वो ये कि लेयर्स एक दूसरे के ऊपर जब स्लाइड करती हैं तो स्लाइडिंग नेचर होने की वजह से भी ये सॉफ्ट एंड सिल्की होता है। नेक्स्ट पर मैं आता हूँ। नेक्स्ट जो रीज़न है अब वो कुछ ट्रेंड्स के लिहाज से, जैसे कि एक तो भी आपसे मैंने यहीं पे डिस्कस कर लिया कि अल्कली मेटल्स जो होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं। एक तो पावरफुल रिड्यूसिंग का, तो अगर इस तरह भी आ जाए आपके पास कि अल्कली मेटल्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो रिएक्टिव इसलिए होते हैं क्योंकि आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन क्यों लूज करते हैं? क्योंकि इनका एटॉमिक साइज बहुत ही लार्ज होता है, लार्ज एटॉमिक साइज, और आयोनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू बहुत ही कम होती है। यानी इनके आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ही कम एनर्जी चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज बहुत लार्ज होता है, न्यूक्लियस से काफ़ी दूर होता है आउटर मोस्ट शेल, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट जो रीज़न है मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये है कि अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स,
इन दोनों में से कौन से मेटल्स हैं जो हाईली रिएक्टिव होते हैं? तो जाहिर सी बात है हम अल्कली मेटल की को ही कहेंगे वो हाईली रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि अल्कलाइन अर्थ मेटल के कंपैरिजन में जो अल्कली मेटल्स हैं उनका एटॉमिक साइज लार्ज होता है, इसलिए वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। हम जो ट्रेंड्स का जब टॉपिक पढ़ते हैं ना, तो ट्रेंड्स का टॉपिक ज़्यादातर थ्योरी में इतना नहीं आता जितना मतलब एक सवाल बन के ट्रेंड का बहुत ही कम आता है, इससे रीज़न बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो रीज़न जो हैं वो अगर आप ट्रेंड को सही समझ लेते हैं तो रीजंस को फिर सॉल्व करना आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होता। नेक्स्ट जो रीज़न है हमारा बेसिकली वो चैप्टर 5 से डी ब्लॉक एलिमेंट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो डिस्कस करूंगा आपसे। वो ये कि जिंक जो है इसके जो ज़्यादातर कंपाउंड्स होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं बेसिकली। तो वाइट कलर के इसलिए होते हैं क्योंकि जिंक एक ऐसा मेटल है जो जिसका एटॉमिक नंबर है 30 और उसका अगर आप आखिरी 2 ऑर्बिटल देखें ना कॉन्फ़िगरेशन में तो एक आता है 4s2 और उसके बाद आता है 3d10। तो d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब d के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं जैसा कि हमें पता है xy, yz, zx, x2, y2 और z2। तो अब 10 इलेक्ट्रॉन है, हर ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन आ गए। जब हर ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, कोई अनपेयर्ड ऑर्बिटल है ही नहीं, तो फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के मुताबिक ये इसके पास जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो डिफरेंट कलर्स के इसके कंपाउंड नहीं हो सकते सिवाय वाइट कलर के। तो ज़्यादातर ये वाइट कलर के कंपाउंड्स देता है, उसकी वजह यही है कि उसके डी ऑर्बिटल जो है वो कोई भी अनपेयर्ड नहीं होता, सारे पेयर्ड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर मैं आता हूँ। नेक्स्ट ये है कि जो Mn है मैग्नीज का एटॉमिक नंबर हमें पता है 25 होता है। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर है 25। इसकी अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ तो आखिरी के जो 2 ऑर्बिटल आते हैं वो आते हैं 4s2 और 3d5। अच्छा, स्टूडेंट्स को अक्सर कन्फ्यूजन ये होती है कि जैसे हम सवाल करते हैं कि बेटा ये बताएं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से लूज़ होगा अगर ये लूज़ करना चाहे मैग्नीज का आइटम, तो सब कहते हैं 3d। तो आप ज़रा ध्यान से देखें कि जो डी ऑर्बिटल है ये तीसरे शेल से बिलोंग कर रहा है और जो S है ये चौथे शेल से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब जो आउटर मोस्ट शेल है वो 4th है और इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ से लूज होते हैं? आउटर मोस्ट शेल से। तो अगर मैग्नीज अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से लूज होंगे? 4s से, और उसके बाद बारी आएगी 3d की। लेकिन यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि 4s में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उतनी एनर्जी काफ़ी होती है 3d में से भी इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के लिए। तो अगर सिर्फ ये 4s के 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो Mn पे +2 का चार्ज आएगा। लेकिन अगर ये 4s के साथ साथ 3d के भी इलेक्ट्रॉन लूज करना शुरू कर देता है कंपाउंड के मुताबिक, क्योंकि आपने देखा होगा जो डी ब्लॉक के मेटल्स हैं इनका ऑक्सीडेशन स्टेट सेम नहीं होता, मतलब सेम से मुराद एक जैसा नहीं होता, वेरिएबल होता है। कभी आपको Mn+2 में मिल रहा होगा, कभी आपको +7 में मिल रहा होगा, ठीक है, +6 में मिल रहा होगा, Fe कभी 0 में मिल रहा होगा, Fe कभी +2 में मिल रहा होगा, Fe कभी +3 में मिल रहा होगा। तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट इतना वेरिएबल क्यों होता है? तो वेरिएबल इसलिए होता है कि 4s और 3d ये जो 2 ऑर्बिटल है ना, इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऑलमोस्ट सेम एनर्जी चाहिए होती है। तो यानी जितनी एनर्जी 4s में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए होती है उतनी एनर्जी काफ़ी होती है 3d में से भी इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के लिए। तो अगर सिर्फ 4s के 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +2 आएगा, लेकिन अगर 4s के साथ साथ 3d के भी 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, यानी 2 और 5 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो फिर +2 की जगह कितना चार्ज आएगा? +7 चार्ज आएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ना, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होता है। यही वजह है। अक्सर स्टूडेंट सवाल करते हैं सर ये Fe पे 0 भी आ रहा है, कभी Fe पे +2 आ रहा है, कभी Fe पे +3 आ रहा है। और यहाँ पर एक और बात भी बताता चलूँ कि Fe +2 की फॉर्म में होता है तो इसे फेरस कहा जाता है, ये भी अक्सर हमें नहीं पता होता। और Fe जब +3 की फॉर्म में होता है तो इसे फेरिक कहा जाता है। तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह आपको मैंने अभी बता दी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डी ब्लॉक के जो मेटल्स हैं स्पेशली, या F ब्लॉक की भी आप बात कर लें, इन्हें ज़्यादातर एलॉइंग में क्यों यूज़ किया जाता है? एलॉय कहते हैं मिक्सचर ऑफ मेटल को। तो एलॉइंग जैसे कि स्टील है, स्टील के अंदर आपने देखा होगा मेजर मेटल तो आयरन होता है, इसके बाद फिर निकल और क्रोमियम वगैरह ये भी एलिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, मेटल्स यूज़ किए जाते हैं। तो एलॉइंग में ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को स्पेशली क्यों यूज़ किया जाता है? तो उसकी वजह ये है कि इनका जो रेजिस्टेंस होता है अगेंस्ट दी कोरोजन वो हाई इनफ होता है, तो इन पर आसानी से जंग नहीं लगता। इसी वजह से इन मेटल्स को तरजीह दी जाती है, ठीक है ना, एलॉय की फॉर्मेशन के अंदर। एक तो ये रीज़न हो गया। इसके अलावा एक जो आपसे आखिरी रीज़न मैं डिस्कस करूँगा वो ये है कि अक्सर आपने एक सवाल देखा होगा कि अमोनिया जो है और या फिर वाटर, दोनों ये मतलब अमोनिया और वाटर
ये एक्ट करते हैं एज अ लिगेंड, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। क्यों? क्योंकि अमोनिया में भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है और वाटर में भी ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, तो ये एक्ट कर सकता है ना, लिगेंड, इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है। लेकिन जो अमोनियम आयन है, अमोनियम आयन जिसमें NH4 पे पॉजिटिव चार्ज होता है और हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव, ये लिगेंड के तौर पे एक्ट नहीं करता, जबकि ये दोनों लिगेंड के तौर पे एक्ट करते हैं। तो भाई ये दोनों लिगेंड के तौर पे एक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि इनके पास लोन पेयर है। ये दोनों अमोनियम आयन और हाइड्रोनियम आयन ये लिगेंड के तौर पे एक्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि अपना लोन पेयर दे चुके हैं। अब लोन पेयर दे दिया तो मजीद लोन पेयर है नहीं, तो कैसे एक्ट करेंगे एज अ लिगेंड। तो यहाँ पर जो मुझे इंपॉर्टेंट रीजंस आपसे डिस्कस करने थे वो कंप्लीट होते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई रीज़न मुझसे पूछना है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं डिफरेंट पेपर्स के लिहाज से जो एक्सेलेंस ऑनलाइन पे अपलोड किए गए हैं, तो आप उसे सर्च करें, उसे देखें, ताकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं कोशिश करूँगा कि कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो आपसे शेयर कर लूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।